गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रोहिता सिंह शेखावत 12th प्लस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीएससी बीएड 4th ईयर के 2022 के एग्जाम के फिजिक्स का सेकंड पेपर रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपेक्षिकता एवं वैद्युत गतिकी। इस पेपर का सोल्व करते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि पार्ट ए में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन है इसका भौतिक सार्थकता क्या होती है। अब यदि इस इक्वेशन को देखें डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास ये है मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। ये आपके पास मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यदि मॉडिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ये इक्वेशन है आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ बी एंड इट्स वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब काम में लेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपके क्या कहती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि आप सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो। मतलब आप आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में बदल सकते हो, या फिर पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदल सकते हो। यहां देखते हैं तो यहां आपके पास आयतन समाकलन है, इस आयतन समाकलन को चेंज करना है पृष्ठीय समाकलन में, या फिर ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को चेंज करना है सरफेस इंटीग्रेशन में। तो सरफेस इंटीग्रेशन में इसकी फॉर्म होगी आपके पास बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्म कैसे लिखी, तो कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि इस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन, ये देखिए ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन साइन, इसका सरफेस इंटीग्रेशन इस वेक्टर के डाइवर्जेंस के, ये देखिए वेक्टर और इसका ले लिया डाइवर्जेंस, इसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होगा ये इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ b डॉट ds इज इक्वल टू 0 कैसे आया? यहाँ पर वेक्टर था आपके पास b वेक्टर या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर आपके पास वेक्टर है a वेक्टर। यहाँ ये टर्म देखें तो लिखा हुआ था डाइवर्जेंस ऑफ b एंड इट्स वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। b का अपसरण और इसका आयतन समाकलन 0 के बराबर है। तो यहाँ देखिए ये है आपके पास a का अपसरण डाइवर्जेंस ऑफ a एंड इट्स वॉल्यूम इंटीग्रेशन, a का अपसरण और इसका आयतन समाकलन ये होगा a के पृष्ठीय समाकलन के बराबर। तो ये देखिए यहाँ पर ये b का पृष्ठीय समाकलन। जब इसको अपन देखते हैं तो यहाँ b आपके पास है मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो b है इसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर चुंबकीय प्रेरण। ये मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर चुंबकीय प्रेरण और इसका पृष्ठीय समाकलन, इसका सरफेस इंटीग्रेशन आपके पास 0 है। इसका मतलब ये है कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय प्रेरण बी के लिए जो कुल निर्गत फ्लक्स होगा वो आपके पास होगा 0। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन का, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी पृष्ठ के लिए जो चुंबकीय प्रेरण बी है इसका कुल निर्गत फ्लक्स है ये आपके पास 0 के बराबर होता है। एक और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है अपने को, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर चुंबकीय एकल ध्रुव का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो 2 फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखने, अगर फिर से एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे बीएससी का एग्जाम हो या बीएससी बीएड का एग्जाम हो, तो आपको इसमें 2 फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखने हैं कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू आउट एनी सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कि चुंबकीय प्रेरण बी के लिए जो कुल निर्गत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ के लिए उसका मान सदैव 0 होता है। और दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस, दूसरी भौतिक सार्थकता आपको ये लिखनी है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर जो एकल चुंबकीय ध्रुव है उनका अस्तित्व नहीं होता। ये था पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये जो न्यूमेरिकल है ये है कि कैलकुलेट द स्किन डेप्थ फॉर कॉपर एट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ये सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। तांबे के लिए इस आवर्ती पर 1 मेगाहर्ट्ज आवर्ती पर स्किन गहराई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किन डेप्थ, या फिर ये जो स्किन गहराई या त्वचा गहराई है इसका मतलब क्या होता है। तो स्किन डेप्थ का मीनिंग ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर मेटल की बात करते हो तो उस मेटल में जो प्रोपोगेटिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड जब 1/e हो जाए, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 1/e हो जाए, तो उस डेप्थ को अपन कहते हैं स्किन डेप्थ या फिर त्वचा गहराई। मतलब ये है कि किसी भी मेटल के लिए जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 1/e हो जाए तो उस डेप्थ को अपन कह देते हैं स्किन डेप्थ या फिर त्वचा गहराई। अब देखिए स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है आपके पास सिंपल सा, डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिग्मा म्यू एंड ओमेगा। डेल डिनोट करता है यहां पर आपके स्किन डेप्थ को या फिर त्वचा गहराई को। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा म्यू ओमेगा। देखिए सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू है आपके पास 5.8 इंटू 10⁻⁷ महो पर मीटर। और म्यू की वैल्यू आप लोग पहले से ही जानते हो, म्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड हेनरी पर मीटर। अब देखिए ओमेगा यहां पर है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय आवर्ती। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके पास 2 पाई और उसके बाद यहां पर न्यू। अब देखिए न्यू की वैल्यू गिवन है आपके यहां इस क्वेश्चन में, न्यू इज इक्वल टू दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स यहां से अपन लिख देंगे कि न्यू इज इक्वल टू आपके पास है 1 मेगाहर्ट्ज। एज यू नो वेरी वेल दैट मेगा इज इक्वल टू 10⁶, दैट मीन्स 10⁶ हर्ट्ज। अब ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में और कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी आती है स्किन डेप्थ कॉपर के लिए। दिस इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 5.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू वैल्यू ऑफ म्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 पाई इंटू वैल्यू ऑफ न्यू इज 10⁶ एंड इट्स स्क्वायर रूट। देखिए जब आप कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करोगे तो यहां पर 10⁻⁷, ये देखिए ये 10⁻⁷ है, ये यहां पर आपके पास 10⁻⁷ है और ये यहां पर आपके पास है 10⁻, ये 10⁻+7, ये 10⁻⁷, ये कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से आपके पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब पावर की बात करें तो यहाँ पावर है आपके पास 10⁻+6, लेकिन ये नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी आपके पास 10⁻⁻6 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको, यहाँ पर है 5.8 इंटू 4 इंटू पाई। जब इन सबको सोल्व करके इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपके पास 0.066 इंटू 10⁻³ और यूनिट आएगी इसकी यहाँ पर मीटर। मीटर यूनिट क्यों आएगी? क्योंकि सब यहाँ ऐसा यूनिट्स में लिखे हुए हैं। ये देख लीजिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, ये हेनरी पर मीटर, ये महो पर मीटर। तो ये आया आपके पास स्किन डेप्थ का मान 0.066 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं 0.066 और उसके बाद mm या फिर मिलीमीटर। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि स्किन डेप्थ का आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इससे किस तरह के न्यूमेरिकल और पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको स्किन डेप्थ गिवन हो, अगर स्किन डेप्थ गिवन हो
और सिग्मा गिवन हो तो यहाँ पर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। अब फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग फॉर्म में कैसे पूछेंगे, हो सकता है आपको यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले सीधा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर कोणीय आवर्ती पूछी जा सकती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ आपको ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये पूछ ले। तो आपको कुल मिला के ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि स्किन डेप्थ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस फॉर्मूले से सोल्व होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राइट बाउंड्री कंडीशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H एट द बाउंड्री ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग मीडिया। दो कुचालक माध्यमों की परिसीमा पर चुंबकीय क्षेत्र H का सीमा प्रतिबंध लिखिए। सबसे पहले यहां यह देखना है कि मीडियम कौन सा है। सबसे पहले यह देखना है कि आपके पास यहां मीडियम या फिर माध्यम कौन सा है। तो माध्यम है आपके पास नॉन कंडक्टिंग या फिर अचालक माध्यम है, नॉन कंडक्टिंग या फिर कुचालक माध्यम है। इसको कई बार डाइलेक्ट्रिक भी कह देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है इसी को अपन कह देते हैं डाई इलेक्ट्रिक या फिर परावैद्युत माध्यम। अब देखिए और क्या टर्म है इसमें, ये तो हो गया कि कुचालक माध्यम या फिर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहते हैं। इसके बाद है परिसीमा पर सीमा प्रतिबंध या फिर आपके पास ये बाउंड्री कंडीशंस। ये देखिए बाउंड्री कंडीशंस या फिर सीमा प्रतिबंध। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि बाउंड्री कंडीशंस या फिर सीमा प्रतिबंध का क्या मतलब होता है। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास दो मीडियम है, ये जो है ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, यहाँ पर आपके पास है मीडियम 1, ये माध्यम 1 है, और ये आपके पास है यहाँ पर मीडियम 2। और ये जो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं ये किसी नॉन कंडक्टिंग वाल या फिर डाइलेक्ट्रिक वाल से हो रहे हैं। तो सीमा प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि यहाँ से यदि कोई वेव जा रही है, ये देखिए ये वेव प्रोपोगेट हो रही है, ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो यहाँ इस वेव का बिहेवियर क्या होगा मीडियम 2 में, या फिर ये जो इंटरफेस है, ये जो अंतरापृष्ठ है आपके पास, ये जो इंटरफेस है या फिर अंतरापृष्ठ है, इस अंतरापृष्ठ पर इस वेव का, ये जो तरंग है आपके पास, ये वेव है, इस तरंग का बिहेवियर क्या होगा, इस तरंग का व्यवहार क्या होगा, इसके बारे में बताते हैं आपको सीमा प्रतिबंध। ये जो सीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध या फिर बाउंड्री कंडीशंस है, ये बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के लिए, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D के लिए। इसी के साथ दिया जाता है आपके मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर B के लिए, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड H वेक्टर के लिए। इन चारों के लिए बाउंड्री कंडीशंस दिए जाते हैं। और कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडिया दोनों में ये डिफरेंट होते हैं, चालक और कुचालक माध्यम दोनों में ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें तो आपके लिए केवल और केवल जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इसी के लिए बाउंड्री कंडीशन पूछी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए सिंपल बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये है कि H1T दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 1। अब देखिए यहाँ पर T किसको डिनोट कर रहा है, T डिनोट कर रहा है टेंजेंशियल कंपोनेंट को या फिर स्पर्श रेखीय घटक को। T यहाँ पर डिनोट कर रहा है टेंजेंशियल कंपोनेंट या स्पर्श रेखीय घटक को। ये जो H वेक्टर है ये लिखा हुआ है आपके पास मीडियम 1 के लिए, दिस इज इक्वल टू H वेक्टर 2, और ये भी आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये तो बाउंड्री कंडीशन आ गई मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉन कंडक्टिंग मीडिया हो तो। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, H1 का तो सिंपली मीनिंग कि दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 1 एंड H2 मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 2। H1 का मतलब यह है कि यह माध्यम 1 में चुंबकीय क्षेत्र का मान है, H2 का मान, H2 का मतलब यह है कि यह माध्यम 2 में चुंबकीय क्षेत्र का मान है। T का मतलब बता ही दिया टेंजेंशियल या फिर स्पर्श रेखीय घटक है। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास इंटरफेस है, ये जो आपके पास बाउंड्री है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये कंटिन्यूअस रहते हैं, या फिर अंतरापृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्श रेखीय घटक है ये आपके पास सतत
रहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आपको ये लिखना है कि कुचालक माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके स्पर्श रेखीय घटक सतत होते हैं। सतत मतलब दोनों की वैल्यू आपके पास बराबर होगी, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स एट द इंटरफेस द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि मीडियम कैसा है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग मीडियम है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसके लिए बाउंड्री कंडीशन पूछी हुई है, यहाँ एच के लिए पूछी हुई है। अभी एच के लिए तो यहाँ इस एग्जाम में पूछ ली। अब देखिए ई के लिए भी पूछ सकते हैं आपको, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी के लिए भी पूछ सकते हैं, बी मैग्नेटिक इंडक्शन इसके लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, या फिर ध्रुवण की कोटि को समझाइए। अगर पोलराइजेशन जब पढ़ते हैं तो पोलराइजेशन में एक टर्म आती है आपके पास ब्रूस्टर्स एंगल, जिसे अपन डिनोट करते हैं थीटा बी से। थीटा बी है आपके पास ब्रूस्टर एंगल या फिर ब्रूस्टर कोण। ये जो ब्रूस्टर एंगल है ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलराइजेशन में या फिर ध्रुवण में। अब देखिए डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को इससे कैसे डिफाइन करेंगे। यदि आपके पास थीटा आई इज इक्वल टू थीटा बी हो, थीटा आई यहां डिनोट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को या फिर आपतन कोण को, और थीटा बी डिनोट कर रहा है ब्रूस्टर एंगल या फिर ब्रूस्टर कोण को। जब ये कंडीशन हो आपके पास कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा बी, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो आपको पोलराइज्ड वेव मिलेगी। लेकिन यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो, दैट मीन्स थीटा आई इज नॉट इक्वल टू थीटा बी हो, तो इस केस में आपके जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो परावर्तित तरंग है, वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। मतलब जब थीटा आई का मान थीटा बी के बराबर नहीं हो, अर्थात आपतन कोण का मान ब्रूस्टर कोण के मान के बराबर नहीं हो, तो जो परावर्तित तरंग है वो आपके आंशिक ध्रुवित तरंग होगी। और इस केस में जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन या फिर ध्रुवणता की कोटि होगी वो कुछ इस तरह से डिफाइन की जाएगी। P इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर माइनस आर पैरेलल डिवाइडेड बाई आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल। अब देखते हैं यहां पर आर परपेंडिकुलर पैरेलल ये किस चीज को डिनोट करते हैं। तो ये जो आपके पास आर परपेंडिकुलर है ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का नॉर्मल कंपोनेंट है या फिर परावर्तन गुणांक का अभिलंबवत घटक है। तो लिख देते हैं आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन नॉर्मल डायरेक्शन, या फिर आपके पास अभिलंबवत दिशा में, या फिर अभिलंबवत परावर्तन गुणांक, यह है आपके पास अभिलंबवत परावर्तन गुणांक। और आर पैरेलल की बात की जाए तो आर पैरेलल आपके पास है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन पैरेलल डायरेक्शन, या फिर समांतर दिशा में, समांतर परावर्तन गुणांक। तो इस तरह से डिफाइन की जाती है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन या फिर ध्रुवणता की कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, अवकल व पूर्ण अनुप्रस्थ काट को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ एक टर्म आ रही है क्रॉस सेक्शन या फिर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास स्कैटरिंग हो रही हो या फिर प्रकीर्णन की घटना घटित हो रही हो
तो उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसको मात्रात्मक रूप से विवेचना करने के लिए अपन काम में लेते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। उसके लिए काम में लेते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या फिर प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ये आपके पास दो प्रकार का होता है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड अनदर इज टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। एक आपके पास होता है अवकल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और दूसरा होता है आपके पास पूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जो अवकल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है इसको डिनोट करते हैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से। ये इस चीज को बताता है कि आपके पास जो इंसिडेंट पावर है रेडिएशन की, कोई ना कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा होगा स्कैटरिंग में, प्रकीर्णन की घटना में कोई ना कोई विकिरण आपतित हो रहा होगा, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी पावर में से कितनी रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है और ये बताता है आपके पर सेकंड पर सॉलिड एंगल से कितनी रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है उसका रेशियो है। तो यहां पर यदि इसकी बात की जाए तो ये है आपके पास पर सेकंड स्कैटर्ड पावर, पर सेकंड स्कैटर्ड पावर फ्रॉम यूनिट सॉलिड एंगल टू द पर सेकंड इंसिडेंट पर सेकंड इंसिडेंट पावर। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पर सेकंड स्कैटर्ड पावर फ्रॉम यूनिट सॉलिड एंगल टू द पर सेकंड इंसिडेंट पावर। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डी ये सॉलिड एंगल और डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा आपके पास ये सॉलिड एंगल। तो ये है आपके पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब नेक्स्ट है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कब मिलेगा आपको? जब ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल। इसका मतलब ये है कि जब अवकल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का सॉलिड एंगल के रेस्पेक्ट में ठोस कोण के सापेक्ष पूर्णतः समाकलन कर दिया जाए या फिर फुली इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको मिलता है पूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। दैट मीन्स सिग्मा इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ओवर सॉलिड एंगल। मतलब यह है कि जब अवकल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का सॉलिड एंगल ठोस कोण के साथ समाकलन किया जाए तो आपको मिलता है यहां पर ये पूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कई बार आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में कि वाई सन अपीयर्स रेड एट टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? अगर यहां की बात की जाए रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रेफरेंस की, तो यहां अपन इसका आंसर देंगे रेले स्कैटरिंग से। तो जो रेले स्कैटरिंग है वो ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग, जो आपके पास रेले स्कैटरिंग है या फिर रेले प्रकीर्णन है, वो ये कहती है कि द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेले स्कैटरिंग है वो रेले स्कैटरिंग ये कहती है कि आपके पास जो पूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। यहां पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड सिग्मा रिप्रेजेंट्स टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। सिग्मा यहां पर पूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है और लैम्डा आपके पास तरंग दैर्ध्य है आपतित विकिरण की। अब देखिए, यदि अपन बात की जाए
जो विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट में आपके पास टोटल कलर्स होते हैं V ये 7 इन फॉर्म ऑफ V I B G Y O R। दैट मीन्स यहाँ जो हाइयर वेवलेंथ है वो किस कलर की है, रेड कलर की, और जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ आपके पास क्या है, लिस्ट या फिर कम है। यहाँ लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, वॉयलेट रंग की तरंग दैर्ध्य आपके पास सबसे कम है। अब देखिए जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य आपके पास यहाँ सबसे अधिक है, तो देखिए ये जो सिग्मा है इसका मान लाल रंग के लिए, रेड कलर के लिए सबसे कम होगा। या फिर यहाँ लिख देते हैं कि फॉर रेड कलर की बात की जाए तो लैम्डा रेड कलर के लिए आपके पास है हाईएस्ट, या फिर लैम्डा आपके पास है उच्च लाल रंग के लिए। अब लैम्डा हाईएस्ट है तो यहां पर ये देखो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। दैट मीन्स यहां आपके ये जो सिग्मा या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा ये आपके पास क्या होगा, लिस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड, या फिर जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ आपके पास हाईएस्ट है या फिर इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है VIBGYOR में से। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लू कलर की। ब्लू कलर इसलिए कंसिडर किया है कि जो आपका आकाश है वो नीला रंग का दिखाई देता है, आप सभी जानते हैं, इसलिए कंपैरिजन के लिए यहाँ ब्लू कलर लेते हैं। अगर ब्लू कलर की बात की जाए या नीले रंग की बात की जाए तो नीले रंग की वेवलेंथ यहाँ देखो, नीले रंग की वेवलेंथ आपके पास रिलेटिवली लो है, तुलनात्मक रूप से कम है। किससे कम है, लाल रंग की वेवलेंथ से कम है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास सिग्मा क्या होगा, यहाँ इसके लिए सिग्मा होगा आपके पास हाई। तो अब देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है सर्वाधिक, ठीक है, तो इसके लिए जो कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो आपके पास है कम। इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी या फिर इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लेकिन ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की वेवलेंथ है रिलेटिवली लो, तुलनात्मक रूप से कम है, तुलनात्मक रूप से ये कम है तो इसकी जो स्कैटरिंग है वो आपके पास क्या होगी, ज्यादा। इसलिए सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो एटमॉस्फेयर और वायुमंडल है उसमें जब लाइट आएगी, प्रकाश आएगा, तो ब्लू कलर है वो फुली स्कैटर्ड हो जाएगा क्योंकि इसके लिए सिग्मा की वैल्यू हाई है। लेकिन जो रेड कलर है वो आपके स्कैटर्ड होगा नहीं, इसलिए जो सन है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर आपको रेड कलर का दिखाई देता है। यहां आप सिंपल आंसर भी दे सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करो थ्रू द रेले स्कैटरिंग, या फिर रेले प्रकीर्णन की सहायता से आप इसका एक्सप्लेनेशन दो। नेक्स्ट है राइट द 4 डायमेंशनल ग्रेडियंट, चतुर्विमीय प्रवणता को समझाई। ग्रेडियंट का मतलब तो आप सभी यही जानते हैं कि ये आपके मैक्सिमम चेंज को बताता है नॉर्मल डायरेक्शन में, अभिलंबित दिशा में ये दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन को बताता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 4 डायमेंशनल ग्रेडियंट है, 4 डायमेंशनल ग्रेडियंट है तो इसका ऑपरेटर क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो 4 स्पेस में कोई वेक्टर कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर है 4 स्पेस में a म्यू, तो इसके कंपोनेंट होंगे आपके पास 4, 3 कंपोनेंट पोजीशन के होंगे, 1 कंपोनेंट आपके पास इमेजिनरी कंपोनेंट होगा या फिर काल्पनिक घटक होगा और वो डिपेंड करेगा टाइम पर। तो a1, a2, a3 और a4 ये आपके पास किसी वेक्टर a म्यू के 4 कंपोनेंट है। तो इसके लिए ग्रेडियंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए म्यू इज इक्वल टू, देखिए 4 कंपोनेंट है तो यहां पर इनके लिए यूनिट वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, x1 वेक्टर, या फिर डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं x2 वेक्टर, x3 वेक्टर, x4 वेक्टर। इस वेक्टर के 4 कंपोनेंट्स है और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से डिनोट की हुई है, एंड दीज यूनिट वेक्टर्स आर x1 कैप, x2 कैप, x3 कैप एंड x4 कैप। सो द डाइवर्जेंस फॉर दिस वेक्टर ए म्यू इज x1 कैप डेल a1 अपॉन डेल x1 प्लस x2 कैप डेल a2 अपॉन डेल x2 प्लस x3 कैप डेल a3 अपॉन डेल x3 प्लस x4 कैप डेल a4 अपॉन डेल x4। ये आपके पास
4 डायमेंशनल ग्रेडियंट है। ये जनरली देखा जाए तो आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन है या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। इसको यहां पर क्यों पूछा हुआ है, यहां पर इसलिए पूछा गया है कि इसका यूज आता है आपके पास रिलेटिविटी से रिलेटेड जो फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। यहां पर ये जो डेल है, इस डेल को अपन कह देते हैं डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर। इस डेल को अपन कहते हैं डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर या डी एलम्बर संकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आइंस्टीन समीशन कन्वेंशन। आइंस्टीन की योग परिपाटी क्या है। आइंस्टीन की योग परिपाटी ये है कि आपके पास यदि कोई एक्सप्रेशन हो इस तरह का, ये a1 x1, देखिए a के साथ यहां पर सब स्क्रिप्ट है 1 और x के साथ है सुपर स्क्रिप्ट 1, प्लस सिमिलरली a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास कोई n कंपोनेंट है an और उसके बाद यहां पर xn। जब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हो तो यहां इस एक्सप्रेशन में a के साथ सबस्क्रिप्ट चल रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, x के साथ सुपरस्क्रिप्ट चल रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और थोड़ा ध्यान से देखते हो तो आप ये देखते हो कि a और x के साथ जो इंडिसीज है, जो सूचकांक है, वो आपके सिमिलर है। जैसे इस टर्म को देखें तो यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 3 एंड सो ऑन, इस तरह से है। बस डिफरेंस ये है कि a के साथ आपके सबस्क्रिप्ट चल रहा है और x के साथ आपके सुपरस्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इन जनरल लिखा जाए तो अपन समीशन लगा के लिखते, समीशन यहां लिखते, ये समीशन ओवर आई और यहां पर लिख देते i इज इक्वल टू 1 2 और यहां आ जाता आपके पास n, यहां पर ये स्मॉल n और यहां आ जाता आपके पास ai और उसके बाद xi। इन जनरल तो आप ऐसा ही करते, समीशन लगा के इसको लिख देते, लेकिन आइंस्टीन ये कहता है कि इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिंपली ai और उसके बाद यहां पर xi। इसका मतलब क्या है, देखो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपने यहां जो समीशन साइन लगाया था, ये जो सिग्मा चिन्ह लगाया था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये है आपके पास आइंस्टीन समीशन कन्वेंशन कि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, कोई व्यंजक दिया हुआ हो इस तरह का, तो उस व्यंजक को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। मतलब जो सिग्मा साइन है, जो सिग्मा का चिन्ह है, जो समीशन साइन है, इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द चार्ज इनवेरियंस लॉ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12th क्लास में जब कूलॉम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ाई जाती है, लॉ ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, आपके पास यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो या फिर विलगित निकाय हो, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज या फिर कुल चार्ज है वो हमेशा इनवेरिएंट रहेगा। कब? जब आपके ऑब्जर्वर मोशन में हो तो भी। दैट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब यदि प्रेक्षक गति कर रहा हो तो भी आपके पास किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान नियत रहता है। यही आपके पास लॉ ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज है, या फिर यही आवेश निश्चरता के नियम का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, या फिर सातत्य समीकरण का सहचर रूप प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सातत्य समीकरण क्या है। तो सातत्य समीकरण आपके पास होती है डाइवर्जेंस ऑफ जे, ये डाइवर्जेंस है जे, जे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डेंसिटी को, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर सातत्य समीकरण। इस समीकरण को अपन कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन
या फिर सातत्य समीकरण। अब कोवेरिएंट फॉर्म का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को 4 डायमेंशनल स्पेस में लिखना है। अभी तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में लिखी हुई है। जे के यहाँ कंपोनेंट, अगर इस इक्वेशन तक की बात की जाए तो यहाँ जे के 3 कंपोनेंट है, J1 J2 J3, या फिर आप कह सकते हो कि Jx Jy या फिर Jz। अब देखते हैं 4th कंपोनेंट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल, और यहां लिख देता हूं मैं आयोटा सी रो डिवाइडेड बाई आयोटा सी टी इज इक्वल टू 0। देखिए क्या किया, यहां ये जो टर्म है इस टर्म में आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ये जो टर्म है आपके पास, जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में आयोटा सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहां कंसीडर कर लेते हैं कि J4, यहां मान लेते हैं कि आपके पास जो J4 है दिस इज इक्वल टू आयोटा सी एंड रो। साथ ही साथ ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास जो x कंपोनेंट, यहां तक कंपोनेंट 3 थे, x1 x2 x3, x4 कंपोनेंट है, ये है आपके पास आयोटा सी और साथ में यहां t। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 4th कंपोनेंट है वो आपके पास इमेजिनरी होता है, जो चतुर्थ घटक है वो आपके पास काल्पनिक होता है। तो यहां देख लीजिए ये J 4th कंपोनेंट ऑफ J या फिर 4th कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी इज इमेजिनरी, जो धारा घनत्व है इसका चतुर्थ घटक आपके पास काल्पनिक है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसका भी चतुर्थ घटक आपके पास काल्पनिक है। तो यहां ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी कि समीशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4, और यहां अपन लिख देंगे डेल जे म्यू अपॉन डेल एक्स म्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, या फिर इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ये डीएलेम्बर्ट्स ऑपरेटर, और यहां अपन लिख देंगे जे म्यू इज इक्वल टू 0, जे म्यू इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई आपके पास यही है कंटिन्यूटी इक्वेशन का कोवेरिएंट फॉर्म, या फिर ये जो समीकरण है यही प्रदर्शित करता है सातत्य समीकरण के सहचर रूप को। अब देखिए यहाँ ये जो डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर है इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी थोड़ी सी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर लिख देते हैं वेयर, जहां आपके पास जो डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर है इसकी वैल्यू है दिस इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल, और उसके बाद यहाँ x, और यहाँ पर आपके पास ये म्यू, और म्यू की वैल्यू है आपके पास 1 to म्यू इज इक्वल टू 1 to 4। तो ये है आपके रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पेपर का पार्ट ए। इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे एप्लीकेशन 12th प्लस पर अवेलेबल होगा। 12th प्लस पर आप डॉक्यूमेंट नाम से एक आइकन बना हुआ है, वहां से इसका पीडीएफ